Good morning, dear students. BA LLB 6th semester, यूनिट फर्स्ट का आज न्यू टॉपिक है द यूनियन जुडिशरी, संघ की न्यायपालिका। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या है। तो इसी प्रकार से हम शुरुआत करते हैं कि आर्टिकल 124 टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको द यूनियन जुडिशरी से रिलेटेड लिंक सेंड कर दिया है, जिसमें मेन फैक्ट्स दिए गए हैं जो आपकी समझ को क्लियर करेंगे, और कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो इस प्रकार है। आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी डायरेक्ट ले लें कॉन्स्टिट्यूशन का, इससे पढ़ाई में आसानी होगी, पढ़ने में इजी होगा। जो इस प्रकार है कि आर्टिकल 124 ये कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, कि हम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उसका गठन किस प्रकार से करेंगे। कि आर्टिकल 124 का सब क्लोज 1 कहता है कि देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया consisting of a Chief Justice of India, and until Parliament by law prescribes a larger number or not more than 7 other judges. कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती तब तक 7 से अधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। आर्टिकल 124 का सब क्लोज 2 कि एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड and seal after constitution with such of the judges of the Supreme Court and of the High Courts in the state as the President may deem necessary for the purpose, and shall hold office until he attains the age of 65 years। कि आर्टिकल 124 का सब क्लोज 2 कहता है कि उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझें, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा, और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ए जज other than the Chief Justice, the Chief Justice of India shall always be consulted। परंतु मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दिशा में भारत के मुख्य न्यायाधीश से सदैव परामर्श किया जाएगा। क्लोज ए जज में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस्ड टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। बी पॉइंट ए जज मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सब क्लोज 4। किसी न्यायाधीश को खंड 4 में उपबंधित रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा। क्लोज 2 ए द एज ऑफ ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी डिटरमाइंड
by such authority and in such manner as Parliament may by law provided। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु से ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे। आर्टिकल 124 का सब क्लोज 3 कहता है कि ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अनलेस ही इज़ ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कि कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी योग्य होगा जब वह भारत का नागरिक हो। ए हैज़ बीन फॉर ए लीस्ट 5 years ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट और ए 2 or more सच कोर्ट्स इन सक्सेशन, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष का तक न्यायाधीश रहा हो। बी हैज़ बीन फॉर ए लीस्ट 10 years इन एडवोकेट ऑफ ए हाई कोर्ट और 2 or more सच कोर्ट्स इन सक्सेशन, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा है। सी पॉइंट इज इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता है। राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता है। आर्टिकल 124 का सब क्लोज 4 कहता है कि ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाय एनी order of the President passed after an addresses by each House of Parliament supported by a majority of the total membership of that House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present, and voting has been presented to the President in the same session for such removal on the ground of provide misbehavior or incapacity। आर्टिकल 124 का सब क्लोज 4 कहता है कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा या उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है। आर्टिकल 124 का सब क्लोज 5 कहता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ एन एड्रेस एंड फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रूफ ऑफ द misbehavior or incapacity of a judge under clause 4, कि संसद खंड 4 के अधीन किसी समावेदन के रखे जाने की तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण और साबित करने की प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन कर सकेगा। आर्टिकल 124 का सब क्लोज 6 कहता है कि एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू बी ए जज ऑफ द Supreme Court shall, before the enters upon his office, make and subscribe before the President or some person appointed in that behalf by him on oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the 3rd schedule। कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष 3री अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। आर्टिकल 124 का सब क्लोज 7, नो पर्सन हु हैज़ हेल्ड ऑफिस एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल प्लीड और एक्ट in any court or before any authority within the territory of India। कोई व्यक्ति जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा। एक बार रिपीट करता हूँ कि नो पर्सन हु हैज़ हेल्ड ऑफिस एज ए जज
of the Supreme Court shall plead or act in any court or before any authority within the territory of India, कि कोई व्यक्ति जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा। आर्टिकल 125 सैलरीज ईटीसी ऑफ जजेस की न्यायाधीशों के वेतन आदि के बारे में बात करता है। आर्टिकल 126 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। आर्टिकल 126 कहता है कि व्हेन द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज वैकेंट और व्हेन द चीफ जस्टिस इज बाय रीजन ऑफ एब्सेंस or otherwise unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such one of the other judges of the court as the president may appoint for the purpose। कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या जब मुख्य न्यायमूर्ति एब्सेंट है अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। आर्टिकल 127 अपॉइंटमेंट ऑफ एड जो जजेस तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 128 अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 128 कहता है कि उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति का होना के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, द सुप्रीम कोर्ट shall be a court of record and shall have all the powers of such a court, including the power to punish for contempt of itself। कि आर्टिकल 129 कहता है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी। आर्टिकल 130 की सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की उच्चतम न्यायालय का स्थान, द सुप्रीम कोर्ट शैल सिट इन दिल्ली और इन सच अदर प्लेस और प्लेसेस एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट। रिपीट करता हूँ इस आर्टिकल को 130 सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट शैल सिट in Delhi or in such other place or places as the Chief Justice of India may with the approval of the President from time to time appoint। कि उच्चतम न्यायालय का स्थान उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियुक्त करे। आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट का उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारता के बारे में बात करता है कि उसका जुरिडिक्शन क्या है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट शैल टू द एक्सक्लूशन of any other court have original jurisdiction in any dispute, A point, between the government of India and one or more states, B point, between the government of India and any state or states on one side and one or more other states on the other, C point, between two or more states। ये कहता है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारता इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत सरकार और एक या अधिक राज्य के बीच है, एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर
एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच, गए दो या अधिक राज्यों के बीच। If and in so far as the dispute involves any question whether of law or fact on which the existence or extent of a legal right depends, किसी विवाद में या यदि और जहाँ तक उस विवाद में विधि का या तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न अंतर्विलित है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है, तो और वहाँ तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके उच्चतम न्यायालयों को आरंभिक अधिकारिता होगी। Provided that the said jurisdiction shall not extend to a dispute arising out of any treaty, agreement, covenant, engagement, sanad, or other similar instrument which having been entered into or executed before the commencement of this constitution continues in operation after such commencement, or which provides that the said jurisdiction shall not extend to such a dispute। परंतु उक्त अधिकारिता का विस्तार उस विवाद पर नहीं होगा जो किसी ऐसी संधि, करार, पर संविदा, वचनबद्ध, सनद या वैसी ही अन्य लिखित से उत्पन्न हुआ है जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले की गई थी या निष्पादित की गई थी और ऐसे प्रारंभ के पश्चात प्रवर्तन में है, या जो यह उपबंधित करती है कि उक्त अधिकारिता का विस्तार ऐसे विवाद पर नहीं होगा। आर्टिकल 131A एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू क्वेश्चंस एज टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉज। ये कहता है कि केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता। आर्टिकल 132 appellate jurisdiction of Supreme Court in appeals from high courts in certain cases। कुछ मामलों में उच्चतम न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। आर्टिकल 133 appellate jurisdiction of Supreme Court in appeals from high court in regard to civil matters, कि उच्चतम न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। आर्टिकल 134 appellate jurisdiction of Supreme Court in regard to criminal matters, की 134 दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। आर्टिकल 134A सर्टिफिकेट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, की 134A क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। आर्टिकल 135 जुरिडिक्शन एंड पावर्स ऑफ द फेडरल कोर्ट अंडर एक्साइटिंग लॉ टू बी एक्सरसाइजेबल बाय द सुप्रीम कोर्ट, विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयुक्त होना। आर्टिकल 136 कहता है कि स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त ये कहता है कि स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट, कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर द सुप्रीम कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रेशन ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम any judgment, degree, determination, sentence, or order in any cause or matter passed or made by any court or tribunal in the territory of India। कि मैं रिपीट करता हूँ इस आर्टिकल को, कि आर्टिकल 136 स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट का सब क्लोज 1, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर the Supreme Court may in its discretion grant special leave to appeal from any judgment, decree, determination, sentence, or order in any cause or matter passed or made by any court or tribunal in the territory of India। कि इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी उच्चतम न्यायालय अपने इस
विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारणा, दंडादेश या आदेश की अपील के लिए विशेष इजाज़त दे सकेगा। सब क्लोज 2 कहता है कि नथिंग इन क्लोज 1 shall apply to any judgment, determination, sentence or order passed or made by any court or tribunal constituted by or under any law relating to the armed force. Relating to the armed force की खंड 1 की कोई बात सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, अवधारणा, दंडादेश या आदेश को लागू नहीं होगी। आर्टिकल 137 रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन की सब्जेक्ट to the provisions of any law made by Parliament or any rules made under Article 145, the Supreme Court shall have power to review any judgment pronounced or order made by it कि संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी। रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 138 enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। आर्टिकल 139 conferment on the Supreme Court of power to issue certain writs। आर्टिकल 139 conferment on the Supreme Court of power to issue certain writs कि कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। कि पार्लियामेंट में बाय लॉ कन्फर्म ऑन द सुप्रीम कोर्ट पावर टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स इंक्लूडिंग रिट्स इन द नेचर ऑफ हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस provisions क्यू वारंट टू एंड certiorari or any of them for any purposes other than those mentioned in clause 2 और आर्टिकल 32। कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के खंड 2 में वर्णित प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिए ऐसे निर्देश, आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार, पर्चा और उत्प्रेषण रिट हैं या उनमें से कोई निकालने की शक्ति प्रदान कर सकेगी। आर्टिकल 139 ए कहता है कि ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन केसेस कुछ मामलों का अंतरण। आर्टिकल 140 इंसिलियरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियाँ कि ये क्या कहता है कि आर्टिकल 140 कि पार्लियामेंट में बाय लॉ मेक प्रोविजंस फॉर conferring upon the Supreme Court such supplemental powers not inconsistent with any of the provisions of this Constitution as may appear to necessary or desirable for the purpose of enabling the court more effectively to exercise the jurisdiction confirmed upon its by or under this Constitution की संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को ऐसी अनुपूरक शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध कर सकेगी जो इस संविधान के उपबंधों में से किसी से असंगत न हो और जो उस न्यायालय को
इस संविधान द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त अधिकारिता का अधिक प्रभावी रूप से प्रयोग करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो। आर्टिकल 141 लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना। कि रिपीट करता हूँ कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर लागू होगी। आर्टिकल 142 इन्फोर्समेंट ऑफ डिग्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी ईटीसी। उच्चतम न्यायालय की डिग्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। आर्टिकल 144 सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। कि ऑल अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। आर्टिकल 144A की स्पेशल प्रोविजंस एज टू डिस्पोजल ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉज। की विधियों की सांविधिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध। क्या आर्टिकल 145 रूल्स ऑफ कोर्ट्स ईटीसी न्यायालय के नियम आदि। न्यायालय के नियम आदि न्यायालय के नियम आदि। कि आर्टिकल 145 रूल्स ऑफ कोर्ट्स न्यायालय के नियम आदि। आर्टिकल 146 ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कि उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 147 इंटरप्रिटेशन निर्वचन। कि इन दिस चैप्टर एंड इन चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6 references to any substantial questions of law as to the interpretation of the constitution shall be construed as including references to any substantial question of law as to the interpretation of the Government of India Act 1935, including any enactment, amending or supplementing that act or of any order in council or order made thereunder or of the Indian Independence Act 1947 or of any order made thereunder। कि आर्टिकल 147 कहता है कि निर्वचन के बारे में बात करता है कि इस अध्याय में और भाग 6 के अध्याय 5 में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सारवान प्रश्न के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1935 के इस अध्याय में और भाग 6 के अध्याय 5 में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सारवान प्रश्न के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1935 के, जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की संशोधक या अनुपूरक कोई अधिनियमित है अथवा किसी से परिषद आदेश या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश के अथवा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सारवान प्रश्न के प्रति निर्देश हैं। आज ये द यूनियन जुडिशरी का जो चैप्टर है आर्टिकल 124 टू 147 कंप्लीट हो गया है और कल हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा। इसी के साथ आज आपकी क्लास समाप्त होती है। गुड मॉर्निंग। ओके।